हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि अब आपको जो है 22 जनवरी आपके जो गई उसके लिए आपको जय श्री राम। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए जो है चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको वादा किया था कि मैं लाइव वीडियो में आऊंगा, लेकिन जब थोड़ा टाइमिंग की दिक्कत की वजह से अब मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों, इन लेक्चर्स को आप जरूर देखें। और जो है अब अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपके जो इंटायर केमिस्ट्री है या फिर आपकी जो बोर्ड में जो केमिस्ट्री है उसके हिसाब से सेकंड चैप्टर है, जो कि 24 के लिए जो सिलेबस आया उसके हिसाब से। लेकिन जो है रियलिटी में देखा जाए तो जिस तरीके का पहले सिलेबस था उस हिसाब से थर्ड चैप्टर था आपका। तो ये रही बात। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें होता क्या है, इसमें क्या क्या बातें आप पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी लेने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन पता कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ शब्द आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसी की परिभाषा सबसे पहले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, सबसे पहले यह चीज जानकारी लेते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी यानी या फिर विद्युत रसायन, इसको कहते हैं हिंदी में आप विद्युत रसायन। विद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत एवं रसायन के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। विद्युत तथा रसायनों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। इसमें जो है एक प्रकार से आपको बता दिया जाए कि इसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परिवर्तन के मध्य परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के फिर से दोबारा से इसकी परिभाषा जो बनेगी अब इस आधार में, तो अब आप सुन लीजिए कि विद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा है। तो यहाँ पर आपने दो प्रकार की ऊर्जाएं पढ़ी, यानी सुनिए आपने क्या, एक तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और दूसरी होती है क्या आपकी केमिकल एनर्जी। तो कुछ सेल यानी यहां पर आपको कुछ ऐसे अंतर पढ़ने को मिलेंगे जिसमें कि जहां पर आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही होगी, और कुछ अन्य जो आपको उपकरण पढ़ने को मिलने होंगे या फिर कुछ अन्य जिनको हम कहते हैं सेल, जो कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेंगे। तो ये रही बात। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें क्या क्या अध्ययन करना है इसके बारे में हमने एक प्रकार से ओवरव्यू ले लिया है। कुल मिलाकर के यहाँ चेंजमेंट ऑफ एनर्जी हमें क्या क्या यहाँ पर पढ़ना है, चेंजमेंट ऑफ एनर्जी। और इसमें भी मुख्यतः यहाँ पर आपको केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंजमेंट पढ़ना है। आपको किससे चेंज, इलेक्ट्रिक एनर्जी सॉरी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके अलावा भी एक जो एक मात्र है आपका जो कि डिस्चार्ज, जिसमें जो है आपकी एक सेल आता है आपका आगे चल कर आएगा, उसी में बस आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज करना होगा, जिसमें भी वो प्रोसेस आपकी डिस्चार्ज की प्रोसेस कहलाती है। तो ये रही बात। तो ये तो नहीं इस चैप्टर में आपको आगे क्या पढ़ना है, लेकिन अब इन सभी चीजों को पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको आगे कुछ शब्दावलियां पढ़ने को, यानी सब कुछ शब्दावलियों से पहले हमें अवगत होना पड़ेगा, जिसके कारण ही हम इस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और ये शब्दावली आपके 11th 12th में तो नहीं आती है, लेकिन अगर कोई आपके 10th वाले छोटे भाई बहन होंगे, 9th वाले होंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आती है आपके पास दो प्रकार के, आप जो है कभी भी अपने जब आप किसी भी तरीके के पदार्थों को देखेंगे तो आप जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दृष्टि से देखेंगे। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दृष्टि से आप देखते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी की दृष्टि से देखते हैं आप, तो आपको जो है वो पदार्थ दो ही तरीके का दिखाई देगा। दो तरीके का, या कह दे तो हम आपको बता दिया जाए कि आपको यहाँ 3 तरीके से दिखाई देगा। एक तो होगा ये सुचालक, दूसरा होगा कुचालक, और इन दोनों के मध्य भी एक होता है अर्धचालक। 3 तरीके के पदार्थ होंगे आपके लिए, सुचालक, अर्धचालक और कुचालक। सुचालक, अर्धचालक और कुचालक। अब ये होते क्या है, सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे कि विद्युत धारा बहुत अच्छी तरीके से प्रवाहित हो जाती है, और इनके जो इनमें प्रतिरोधकता आपको आगे चलकर प्रतिरोध क्या होता है ये आपको आगे चलकर के आज के ही लेक्चर में बताया जाएगा। तो जिसकी प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है और उनकी चालकता लगभग अनंत होती है, लगभग अनंत होती है।
वो कहलाते हैं आपके सुचालक। और आदर्श सुचालक, यहाँ पर एक शब्द आता है आदर्श सुचालक। आदर्श सुचालक की आप ध्यान रखेंगे, या तो आपके सही विकल्प में कि आदर्श सुचालक की जो कंडक्टिविटी, या फिर जो आप कह सकते हैं इंग्लिश में कंडक्टिविटी, हिंदी में चालकता अनंत होती है, और जो है इसकी प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस, आपकी प्रतिरोध या रेजिस्टेंस हो जाता है आपका शून्य। अब अर्धचालक, अर्धचालक वे चालक जो कि जिनमें से विद्युत धारा सामान्य स्थिति में तो नहीं बहती है, लेकिन अगर से ताप परिवर्तन किया जाए, ताप बढ़ाया जाए, तो जो है ताप बढ़ाने पर इनमें से विद्युत धारा या फिर सामान्य स्थिति में बहेगी भी तो बहुत नगण्य तरीके से बहेगी, और ताप बढ़ाने पर विद्युत धारा सुचालक की तरह बहने लगेगी। और यदि से आप उसका तापमान डिक्रीज करते हैं लगभग -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन तक ले जाते हैं, तो वहां पर आपकी फिर जो कंडक्टेंस है अर्धचालक की वो शून्य हो जाती है, और ये कुचालक की भांति कार्य करने लग जाते हैं। और इस स्थिति में अब आपको तो पता ही चल गया होगा कि सुचालकता जो है, जब ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, इसका मतलब प्रतिरोध कम होगा। चालकता बढ़ेगी मतलब प्रतिरोध कम होगा। आगे चलकर के इन्हीं दोनों के मध्य भी कुछ संबंध है, उनको हम आगे चलकर के पढ़ेंगे, चालकता और प्रतिरोध के मध्य संबंध को। अब इसके अलावा बेड कंडक्टर्स यानी कि कुचालक, वे पदार्थ जो कि अब छोटी छोटी परिभाषा है, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बताई जा रही है, तो जल्दी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि जो कुचालक है उनकी प्रतिरोधकता लगभग अनंत होती है, प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि चालकता लगभग शून्य होती है, चालकता लगभग शून्य होती है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। और कंडक्टिविटी, अब कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स आपको यहाँ बता दिया जाए कि दो तरीके के होते हैं। कंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक धात्विक और एक विद्युत रासायनिक। विद्युत रासायनिक यानी कि एक मेटालिक और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। तो मेटालिक जो कि यानी धातुओं के कारण जो चालकता आती है, यानी धातु परमाणुओं के मध्य जो चालकता होती है वो धात्विक चालकता कहलाती है। धातु परमाणुओं के मध्य चालकता धात्विक चालकता, जबकि कोई विलयन, अगर विलयन के मध्य अगर चालकता हो तो इलेक्ट्रोलिटिक, ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ये होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। ये तो आपको जो है विलयन, अगर मान लो कोई विलयन दिया हुआ है उसके बाद उसकी चालकता ज्ञात करना है, तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, और जो वो विलयन होगा वही विलयन आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहलाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है ये दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है आपको बता दिया जाए कि आपने, जैसे कि आपको इसके कुछ उदाहरण, जो कि आप जल में, हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जल में नमक का घोल, इंग्लिश से पूरा लिखे हैं तो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। ये ले, तो आपको यहां पर पता है कि किसी स्थिति में जो NaCl है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये आपके Na प्लस और OH माइनस में, सॉरी Cl माइनस में टूट जाता है आपका, टूट गया। तो ये जो है आपको बता दिया जाए कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों है? या फिर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि इसलिए जो है 100% टूट जाता है, ये 100% टूट जाता है। आप जब इसकी कंडक्टिविटी या फिर जब आप इसका जब आयरन पता करेंगे, आयरन, तो आयरन जो है इसका आयरन यानी आयोनाइजेशन पता करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब भी जिस भी समय निकालेंगे तो ये जो है पूरे तरीके से अपने आयनों में टूटा हुआ मिलता है। जबकि आप अगर से वीक इलेक्ट्रोलिटिक में देखेंगे, जैसे कि आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है यहाँ पर CH3COOH, ये दो तरीके से टूटता है, आपको तो पता ही होगा, CH3COO माइनस और H प्लस में। लेकिन आपको बता दिया जाए कि ये 100% ना टूट, लगभग मात्र 2 से 3% ही टूट पाता है, इतना। तो यहाँ पे जितना आयरन होता है उस आधार पे ही इसको स्ट्रॉन्ग या वीक कहा जाता है। बहुत कम आयरन होने की वजह से मात्र इसके जब आप 100 अणु निकालने की कोशिश करेंगे तो उनमें से 2 से 3 अणु ही आपके जो है एसिटिक एसिड के आयोडाइज्ड अणु मिलने वाले हैं आपको। ये रही बात। अब इसी आधार पे इनका अंतर देख लेते हैं हम, किसका? वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और वीक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बीच।
तो बता दिया जाए कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, पहला अंतर तो आपको पता ही चल गया होगा कि 100% जो है टूट जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बहुत कम, लगभग नगण्य कह सकते हैं, लगभग नगण्य आयनों में टूट पाते हैं, मात्र 2 से 3% या फिर अधिकतम 5% 7% बस इतने ही टूट पाते हैं। जबकि जो आपको और बता दिया जाए कि इनकी चालकता, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, इनकी कंडक्टिविटी या फिर चालकता जो है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइटिक के कंपेयर में। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की जाएगी, यानी कि आपको कहा जाए कि इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड किया जाएगा, एक्स्ट्रा सॉल्यूट यानी विलायक, एक होता है क्या सॉल्यूशन यानी विलयन, सॉल्यूट यानी आपका क्या विलय, और सॉल्यूबल यानी घोलना, और आपका एक आ जाता है शब्द और क्या दिमाग में नहीं आ रहा है इंग्लिश शब्द, उसका मतलब होता है विलायक, मतलब आप एक्स्ट्रा विलायक ऐड करेंगे, आप कुल मिलाकर एक्स्ट्रा विलायक ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग की डिक्रीज होगी कंडक्टिविटी, जबकि जो है वीक की इंक्रीज होगी। इसका मतलब आप अगर से तनु विलयन बनाएंगे तो यहाँ पे आपको तनुता, एक प्रकार से तनुता बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ये तो रही बात। अब हम आते हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी। तो यहां तक का जो ये टॉपिक था हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि नया टॉपिक स्टार्ट होता है आपका इस चैप्टर का सबसे पहला मुख्य टॉपिक, पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ओम्स, जो इसके बाद जो जितने आज के टॉपिक हैं वो सब जो है इंपॉर्टेंट आपके 12th एग्जाम के लिए भी है। तो ओम्स लॉ, वैसे तो आप ओम का नियम आप 8वीं 9वीं से ही पढ़ते आते हैं, तो आप इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूं जब तक कि आप इसका समीकरण नीचे लिख कर करें, फिर उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं। तो हम आते हैं, अब हम जो है इसको पहले फिजिक्स की भाषा में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इसको रिलेट करते हुए केमिस्ट्री की भाषा में। किसी चालक का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक का विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग है। लेकिन फिजिक्स में एक बात है कि चालक उसमें प्राथमिक चालकता को ही लिया जाता है। यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि यहाँ अब आगे बढ़ते हुए कि यहाँ पर अब इसके बाद आपको अब यहाँ से मेटेलिक कंडक्टर्स को नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है इलेक्ट्रिक, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में आपको कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन को ही पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से आपको जो आपका इस क्लास 12 का आपका इस साल का जो पहला चैप्टर है, और यानी कि आपकी जो इंटायर केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, वो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन ही पढ़ाया जाता है। लेकिन आप जो है मैं पहले यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सॉल्यूशन की ही बात की जाती है, तो सॉल्यूशन से रिलेटेड तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के बारे में ही पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। तो आते हैं अब इसी से रिलेटेड आप परिभाषा बनाते हैं, इसी से रिलेटेड डेफिनेशन बनाते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ, तो इसके अनुसार किसी विद्युत अपघट्य में डूबे कोई किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उसमें बहने वाली उस विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो फिर से, कि किसी विलयन में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर उस विलयन में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो आइए हम ओम्स लॉ को एक मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं। किसको? ओम्स लॉ को। तो लिखते हैं ओम्स लॉ। क्या बोले हमने? एज्यूम दैट, क्यों ना हम जो है इतने पूरे को अब एक प्रकार से स्लाइड खाली कर लेते हैं। तो स्लाइड खाली करते हैं हम तो अच्छे से लिख पाएंगे हम। तो अच्छे से लिखते हैं तो हम क्या लिख रहे हैं? सबसे पहली बात तो ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ लिख रहे हैं। चलिए आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम दैट क्या एज्यूम करना है? द लेंथ ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स is equal to L area, the area of both electrodes is equal to A. That's right. अब क्या बात की हमने? हम बात कर रहे थे विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा यहां पे जिसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोड इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लोड इलेक्ट्रिसिटी between both electrodes is equal to I, कैपिटल I। इसके बाद आपका विभवांतर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस between both electrodes will be I, V, according to Ohm's law। अब यहाँ पे अगली बात आएगी क्या? हम अब क्या यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं, ओम्स लॉ को डिराइव कर रहे हैं। तो ओम्स लॉ को डिराइव कर रहे हैं तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कही है उन्होंने कि किसी विद्युत अपघट्टे में डूबे हुए इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपके लिए? V। उसमें बहने वाली धारा हम यहाँ पर लेता कभी कुछ नहीं, उसमें बहने वाली धारा क्या है? I के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो उसका साइन क्या है? लगा दिया आपने, तो ये लगा दिए। अब इसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है R हो जाएगा। तो R आई, अब इसे I ना लिख करके आप IR लिखें। अब उसके पीछे कारण मैं अभी बताता हूँ। ये लिख दिए, हम लिख देते क्या? वेयर R क्या है? R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? आप रेजिस्टेंस। देखिए नेक्स्ट हमारी बात हमारी रेजिस्टेंस की रहेगी। अब मैंने उसे RI की लगा, IR क्यों लिखा? अब देखिए आप सभी को कभी ना कभी तो आपने TMKOC देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो उसमें एक नाम सुना होगा, अय्यर नाम सुना होगा। तो इसे आप जो है V बराबर अय्यर याद रखें, क्योंकि आपका अय्यर जो है क्या है? साइंटिस्ट है। और वो जब देखो तब जो है आप ये समझ रहे हैं कि विभवांतर और जो है आपके सॉल्यूशन के पीछे भागे फिरते हैं। इस वजह से वो एक प्रकार से V बराबर यानी उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अय्यर के बराबर हो जाता है। यहीं से आप बना सकते हैं V बराबर अय्यर। इससे याद रहेगा तो V बराबर IR ये हो गए। तो यहाँ पे आपने बना लिए। इसी की यही बात से आप निकाल सकते हैं क्या लिख सकते हैं? और करके लिख सकते हैं R बराबर V बाई I, ये लिख सकते हैं? जी हाँ, आप कहेंगे हाँ। तो यहां से हम आपकी क्या रेजिस्टेंस की परिभाषा बना सकते हैं क्या? हाँ, क्या कहेंगे? किसी विद्युत अपघट्टे में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर तथा विद्युत अपघट्टे में बहने वाली धारा की निष्पत्ति या के अनुपात को उस सॉल्यूशन यानी कि उस विद्युत अपघट्टे की प्रतिरोध कहते हैं या फिर का प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बन गई आपकी प्रतिरोध की परिभाषा। लेकिन प्रतिरोध की परिभाषा तो हमने पता कर ली, लेकिन यहीं पर एक और बात आती है कि प्रतिरोध क्या सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो कारकों पर निर्भर करता है। तो हम यहीं से बात करते हैं निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। तो आपको बता दिया जाए कि इसके अलावा भी यदि से आप किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं, किसी तार की, यहीं से क्रॉस क्वेश्चन भी 2 क्रॉस क्वेश्चन आने वाले हैं। यहीं से आपके 2 क्रॉस क्वेश्चन आने वाले हैं, टेंशन ना लीजिए। और 2 क्रॉस क्वेश्चन और दोनों ही क्रॉस क्वेश्चंस को आज ही कोशिश करते हैं हल करने की। चलिए, तो सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चन के पहले दिमाग में लगाते हुए इसी परिभाषा में आगे बढ़। तो आप जब लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, याद रखिए। अब ये एक्सपेरिमेंटली है, ये जो है आपको
कभी कभी जो है ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सपेरिमेंटली होते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और ये जब आप यहाँ पे आप देखेंगे तो डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, आपको ये चीज डायरेक्टली आपको प्राप्त नहीं होगी, लेकिन जब आप जो है जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपको पता चलता है R इज व्युत्क्रमानुपाती आई। यहां तक तो आपको ये जो सूत्र है इसी से समझ आ गया। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि जब लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है यहीं पर, ये दो चीजें तो है। लेकिन अब यहाँ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब आप इसका एरिया बढ़ाते हैं, किसी चीज का एरिया बढ़ाते हैं, यानी कि किसी तार का एरिया बढ़ाएंगे, किसी सॉल्यूशन का एरिया बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस घट जाती है, ये भी एक्सपेरिमेंटली है। तो यहाँ पर ये नंबर 1 नंबर 2 एक व 2 से मिलाकर के आपने ये सूत्र बना लिए, 1 और 2 से मिलाकर के ऊपर वाला सूत्र बनाए। अब 3 व 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो इक्वेशन 3 एंड 4 जब इन दोनों को यूज करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि दोनों का ही जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो बराबर है, तो राइट हैंड साइड को आप एक जैसा ले लेंगे तो L/A। अब यहीं पर आप प्रोपोर्शनलिटी, अब यहीं फिर से एक और बात आई कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो R बराबर रो, यहां आ जाता है रो L/A, और इसी को आप बदल करके लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू RA/L। चलिए तो यहां पर बता दीजिए कि रो क्या है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि रो क्या, सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। आप बोलेंगे जी हाँ, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड पर आए तो रो जो है आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर पे बता दिया जाएगी। रो कुछ नहीं यहां पर आपका पहली चीज तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन उसके अलावा यहां पर रेजिस्टिविटी क्या कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसे ही इंग्लिश में और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे कहा जा सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब यहां पर ये कब, अब ये तो आपको बता दिया गया, लेकिन ये क्या होता है कब किसके बराबर होगा ये देख लेते हैं। व्हेन ए यूनिट A इज इक्वल टू स्क्वायर यूनिट। अब आपको पता ही है कि एरिया आपकी स्क्वायर यूनिट पर ही, इसकी जो इकाई है वो स्क्वायर में होती है, और जो है यहाँ पर यूनिट यानी इकाई, इकाई मतलब कि मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर या फिर 1 किलोमीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो, यदि से इस तरीके का कोई मतलब इकाई एरिया हो, कहने का मतलब इकाई एरिया हो, और साथ ही साथ इसकी लेंथ भी यूनिट हो, लेंथ भी यूनिट हो, मतलब कि यदि से मान लीजिए 1 किलोमीटर स्क्वायर है, यदि से आपका क्या हो जाए, आपका एरिया हो जाए तो 1 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाए तो 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाए। ऐसी अगर इकाई बनती है तब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी आपके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है। तो इसी से फिर एक परिभाषा निकल के आती है जो कि होती है आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो आपको अब लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कि वहां प्रतिरोध नहीं, फिर से सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध उस प्रतिरोध के बराबर होता है जबकि दिया गया क्षेत्रफल और लंबाई एकांक हो। तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो फिर से दोबारा सुनते हुए लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आपने तो बात कर दी की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, लेकिन अब यहां हमने 2 शब्द और लिखे थे। एक तो लिखे थे कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टिविटी कहते हैं, याद रखेंगे। सिर्फ इतना सा ध्यान रखें, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कंडक्टिविटी कहते हैं, और कंडक्टेंस यानी कि आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम को आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब ये क्या होता है, अब व्युत्क्रम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पहले से बताई गई है। तो ये रही बात। अब आते हैं हम अपने क्रॉस क्वेश्चंस की ओर। तो क्रॉस क्वेश्चंस, तो यहां पर क्रॉस क्वेश्चंस जैसे कि आपको एक बना करके बताया जाए, गिवन दैट, क्रॉस क्वेश्चन है गिवन दैट a solution with L length of electrodes and नहीं, इसके बाद है
ए स्क्वायर एरिया एंड आर रेजिस्टेंस if length of electrodes become half of his initial length, then find its final conductivity। और आपके लिए थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, इसे थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिए कंडक्टिविटी, जिससे कि ये थोड़ा सा आपको लगे कि थोड़ा क्रिटिकल दिखने में क्रिटिकल दिख रहा होगा, लेकिन ये वेरी सिंपल टाइप एक न्यूमेरिकल है या फिर एक क्रॉस क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो आइए, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। तो ज्ञात क्या करना है, कंडक्टिविटी को आपको पहले बता दिया जाए कि कंडक्टिविटी को सी से कैसे बताते हैं, सी से। लीजिए सी के किसके बराबर होती है, तो आप बोलेंगे 1/r के बराबर। लीजिए आपने बोल दिया कि 1/r के बराबर होती है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 हो गई। लीजिए इक्वेशन 1 हो गई। देन हमें आर, अब यहाँ से अगर गलती से हमने पहले आर फाइंड कर ली तो फिर आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी फाइंड करने में दिक्कत नहीं जाएगी। अब यहाँ पे लेकिन दिक्कत ये है कि पहले से अलग लेंथ दी हुई है, फाइनल अलग, मतलब यहाँ पे दो तरीके की कंडक्टिविटी में दो तरीके की क्या करनी पड़ेगी, मतलब कि C1 बराबर 1/r1 और C2 इक्वल टू 1/r2। इसे आप जो है इन दोनों को ही आप देंगे समीकरण नंबर 2 दे दिए जी हाँ, किसका यूज करके, समीकरण नंबर 1 का यूज करके आपने 2 कर दिए। अब यहाँ पे 2 फाइंड आउट किए, लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं कि R इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ, रो L अपॉन A, यही होता है क्या, हाँ। इसको देखिए समीकरण नंबर 3 यूजिंग इक्वेशन 3 का यूज करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, R1 इज इक्वल टू रो, अब यहाँ पे रो एक प्रकार का कांस्टेंट है, आपको अभी भी पता चला है रो कांस्टेंट है तो वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन L1 और A1 ये तो आपने खुद यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी क्या है, यहाँ पे चेंजमेंट कर सकते हैं आप, इनमें चेंज हो सकता है, लेकिन आपको बता दिया कि आप फिर अभी कर दिए इसको। और R2 क्या करेंगे यहाँ से रो L2/A2। अब यहाँ पे आपको यहीं पर जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको लिखना था, यहाँ ध्यान रखेंगे, जो कि थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है, मैं गिवन दैट को पहले लिखा नहीं लगा, मैं बाद में लिखा देता हूं, पर ध्यान रखेंगे यहाँ गिवन दैट A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, क्योंकि यहाँ आपके एरिया चेंज तो हो नहीं रहा है, लेकिन L1 का आधा है, ध्यान रखेंगे L1 का आधा है, या फिर इसको कह सकते हैं। और आप ध्यान रखेंगे यहाँ से A1 बराबर A2 ये लिखेंगे बस आप। उसके बाद R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R और R2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ये तो फाइंड आउट करना है आपको। चलिए इतनी चीजें तो आपको R2 फाइंड आउट करनी, और उसी के सहारे C1 और C1 नहीं C2, आपको C2 फाइंड आउट करना है, C1 के सहारे आपको C2 फाइंड आउट करना है। लीजिए और यहाँ पे बता दिया जाए कि C1 यहाँ पे आप मान लीजिए C1 बराबर C, लेट अस अज्यूम दैट में आ जाएगा C1 बराबर C। चलिए अब यहाँ तक आपने मान लिया, उसके बाद यहाँ पर आए और इस यहाँ तक पहुंचा दिया आपने। अब यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 4 समीकरण नंबर 5 हो जाएगा R2 इज इक्वल टू रो L2/A2। अब L2/A2 तो यहीं पे जो दिया हुआ है उसके सहारे हम लिखेंगे, तो रो L1/2/A1 यहीं से लिख सकते हैं आप क्या, रो L1/2A1 ये लिखिए। आप बोलेंगे सर जी यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, आया, आप बोलेंगे आ गया। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ से आगे चले हम तो डू ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 4/5 4 डिवाइड बाई 5। अब आपकी इच्छा जिसको आप पहले लिखा था, अब आपके ऊपर है। तो यहां से आप करेंगे क्या कि आप कर देंगे R1 R2 रो L1/A1 अपॉन रो L2/A2 बट 2A2 सो L1/A1 सॉरी A1 से A1 कैंसिल, L1 से L1 कैंसिल, रो से रो कैंसिल, यहां बच गया क्या R1 R2। अब यहाँ 1/1/2 इसी को लिख सकते हैं आप R1/R2 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं आप, इसी को लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 2R2।
मतलब कि यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए आपसे पूछता कि प्रतिरोध कितना हो गया तो दुगना हो जाता है, प्रतिरोध दुगना हो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा आगे चल करके थोड़ा सा और एलोबरेट करके मैं इसी क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। तो इसके बाद यहाँ से निकाल लिए। और ये जो है आपको कभी कभी आपके न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं और कभी कभी आपके कहा जाते हैं समीकरणों में भी आ जाते हैं, तो आपको समीकरणों के लिए बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है डू C1 डिवाइड बाई C2, ये करते हैं आप। तो यहाँ पर आपको C1 बाई C2, तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू 1 बाई R1 बाई 1 बाई R2, ये करेंगे तो यहीं से आपका निकल जाएगा C1 बाई C2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, ये करेंगे आप। तो R1 बराबर 2R2 है, तो यहीं से निकालेंगे तो C1 बाई C2, जो C1 यहाँ पे C है, तो यहाँ पे C2 इज इक्वल टू R2 बाई 2R2, यहीं से हो जाएगा आपका C बाई C2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो यहीं से आप निकालेंगे तो फिर C2 इज इक्वल टू 2C, यहीं से आपने निकाला। कहीं गड़बड़ी, कुछ तो कुछ गड़बड़ हो गया है रे बाबू, सॉरी, यहाँ 2 आता है तो यहाँ से भी 2 ऊपर चल जाएगा और 2 ऊपर जाता है तो फिर C बाई 2, C2 इज इक्वल टू C बाई 2 ये हो जाता है। तो यहाँ पे आपने किया तो यहीं से आपको पता चला कि कंडक्टिविटी जो शुरुआती कंडक्टिविटी की आधी हो जाएगी, शुरुआती इनिशियल कंडक्टिविटी की आधी हो गई। यहाँ से स्पेशल पॉइंट जो निकाले जब आपको बता दिया जाए कि जब इसी तरीके से आप हल करते हैं आप, तो जब आप एरिया को जब आप अगर मान लीजिए यहीं से मान लीजिए आपने क्या किया था इससे पहले लेंथ को आधी की थी तो कंडक्ट रेजिस्टेंस दुगना हो गया, और क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक को आधा किया तो व्युत्क्रमानुपाती में यही होता है कि एक को आधा करेंगे तो दूसरा दुगना हो जाएगा। आपकी जब कंडक्टिविटी पता करते हैं आप, कंडक्टिविटी में आपको बता दिया जाएगा कंडक्टिविटी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब एक को आधी करेंगे दूसरी की आधी हो जाएगी। ये दो चीजें होंगी। लेंथ अपन ने रेजिस्टेंस पे क्या देखे थे, रेजिस्टेंस पे एरिया जो है समान, रेजिस्टेंस पे एरिया व्युत्क्रमानुपाती है अपने हाँ भाई कहां तक चलता था। हाँ, जो एरिया है, एरिया होता है क्या आपका, एरिया हो जाता है यहाँ पे, मैच कहां गया दिमाग का, हाँ एरिया हो जाता है यहाँ पे आपका समानुपाती, और समानुपाती होने की वजह से यहाँ पे एक का एरिया बढ़ा तो एक दुगना हुआ, दूसरा मतलब रेजिस्टेंस जो है आपके एरिया दुगना होने पर रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, सॉरी, और उसके बाद एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसके बाद आ जाओ अगली बात। अब यहीं पर से आपकी फिर यूनिट की बात आती है, तो आपकी यूनिट जो है यहाँ पे आपको पता ही होगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। यहीं से निकालेंगे तो आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट निकालेंगे तो ओम मीटर हो जाती है, देखेंगे आप इधर जाएंगे इसको तो ओम मीटर हो जाती है। जी हाँ, अब आप बोलेंगे अब बाकी की जो कंडक्टिविटी है और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसकी यूनिट आप खुद निकालेंगे, और नहीं निकलेगी तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में छाप दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।